नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। क्राइम की कहानियां लेकर आता हूं। आज की कहानी बेहद ही खौफनाक है। कहानी शुरू होती है एक साधारण और सिंपल शख्स से, एक ऐसा इंसान जिसने इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया। इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, एक खूबसूरत सी लड़की से उसकी शादी हो जाती है। उस शख्स का नाम था गुरुमूर्ति और जिसके साथ उसकी शादी हुई उसका नाम था माधवी। गुरुमूर्ति और माधवी अपनी शादी से बेहद खुश थे। दोनों की शादी को कई साल बीतते हैं और दोनों के दो फूल से बच्चे होते हैं। कहानी हैदराबाद की है। गुरुमूर्ति इंडियन आर्मी में काम शुरुआत में तो करता है, लेकिन उसके बाद वहां से उसे छोड़कर, उस नौकरी को छोड़कर, इंडियन आर्मी को छोड़कर वो डीआरडीओ में काम करने लगता है। डीआरडीओ में उसे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल जाती है। अमूमन इंडियन आर्मी में रहता है तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है। गुरुमूर्ति और माधवी की जिंदगानी बेहद ही खूबसूरत चल रही होती है, लेकिन फिर आता है एक ऐसा दिन जिसके बाद से गुरुमूर्ति की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है और माधवी की तो क्या ही कहें। दिन होता है 14 जनवरी। अमूमन हम हिंदी भाषी इलाकों में इस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है, लेकिन साउथ की अगर बात करें तो वहां पोंगल मनाया जाता है। हालांकि हम मकर संक्रांति जो है वो एक ही दिन मनाते हैं और साउथ में पोंगल जो है वो 6 से 7 दिन तक, यानी कि एक सप्ताह तक मनाया जाता है। अब पोंगल का त्योहार आया और माधवी अपने पति गुरुमूर्ति से कहती है कि मुझे मायके जाना है। और इसके बाद क्या होता है आगे बताएंगे, लेकिन यहां एक बात जाननी जरूरी है, वो ये कि 16 जनवरी को आखिरी बार माधवी जो है वो बात करती है अपने मायके में आखिरी बार माधवी बात करती है और उसके बाद से ही मायके वालों से माधवी का संपर्क टूट जाता है। यानी अमूमन हर दिन माधवी जो है अपने मायके फोन लगाती थी, लेकिन 16 तारीख वो तारीख थी जिसके बाद से माधवी ने कभी दोबारा फोन नहीं लगाया। माधवी 17 तारीख हो जाती है, माधवी ने फोन नहीं किया। 18 हो जाती है, माधवी ने फोन नहीं किया। 2 दिन बीत जाते हैं। मायके वालों को चिंता होने लगती है। वो अपने दामाद गुरुमूर्ति को फोन लगाते हैं। गुरुमूर्ति ने कहा कि पता नहीं वो कहीं मुझसे गुस्सा होकर, नाराज होकर चली गई है। इतना सुनते ही मायके में सन्नाटा पसर जाता है। सबको लगता है कि हमें हैदराबाद चलना चाहिए। माधवी के माता पिता अपने गांव से हैदराबाद पहुंचते हैं। हैदराबाद पहुंचने के बाद गुरुमूर्ति से पूछा जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। आमने सामने बैठकर बातचीत होती है। गुरुमूर्ति कहता है कि माधवी पोंगल जाना चाहती थी, पोंगल का त्योहार मनाने के लिए मायके जाना चाहती थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। और इसी बीच हम दोनों की लड़ाई हुई और गुस्से में माधवी जो है वो वहां से चली गई। उन्होंने पूछा फिर बच्चे जो है वो माधवी की बहन जो कि हैदराबाद में रहती थी वहां पोंगल मनाने के लिए जा चुके थे, जो कि माधवी ने ये जानकारी अपने माता पिता को दी थी। लेकिन फिर भी नाना नानी का ये रहता है कि भाई बच्चे कहाँ हैं, बच्चे सलामत है कि नहीं। उसके बाद ये होता है कि माधवी के माता पिता कहते हैं चलो पुलिस में एफआईआर तो दर्ज कराई जाए, कम से कम पता तो किया जाए कि आखिरकार माधवी है कहां। गुरुमूर्ति और माधवी के माता पिता यहां वहां, दोस्त यार रिश्तेदार हर जगह कांटेक्ट करते हैं, संपर्क करते हैं, ढूंढते हैं, पता करते हैं। एफआईआर कराने के बाद ये सारी चीजें होती हैं। पुलिस भी इसे सीरियस ज्यादा नहीं लेती। जिस तरीके से बयान गुरुमूर्ति ने दिया कि भाई पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई, उसके बाद से माधवी जो है हो सकता है किसी सहेली बहेली के साथ हो, कुछ दिन में आ जाए। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है और ऐसे करते करते 6 दिन हो जाते हैं। अब पुलिस को शक होता है
कि आखिरकार एक माँ अपने पति से एक माँ जो है अपने बेटे और पति से कैसे दूर रह सकती है। चलिए, पति से तो लड़ाई हो गई, लंबा खिंच गया, लेकिन अपने बेटे से, अपने बेटी से बगैर बातचीत किए इतने दिन तक कैसे रह सकती है। और फिर पुलिस इसे उल्टा घुमाती है। अब फिर से गुरुमूर्ति से बयान लिया जाता है, गुरुमूर्ति से पूछा जाता है कि आखिरकार हुआ क्या था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई बार गुरुमूर्ति से पूछा जाता है, पूछताछ की जाती है, और तभी शक की सुई निकलती है। वो ये कि गुरुमूर्ति के बयान में थोड़ा बहुत अंतर था। अब जिसकी पत्नी चली गई है उसको तो पल पल की चीजें याद रहती है, लेकिन गुरुमूर्ति को कुछ चीजें भूल रही थी तो कुछ चीजें नई जोड़ी जा रही थी। अब इसके बाद से ही गुरुमूर्ति शक के घेरे में आ गया। पुलिस उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को निहारती है, देखती है, उसमें माधवी नजर आती है। माधवी बाहर जाती हुई नजर आती है घर से, और माधवी दोबारा घर के भीतर भी दाखिल होती नजर आती है। लेकिन उसके बाद से ही माधवी कभी बाहर नहीं निकली, और यही पुलिस को शक होता है। पुलिस गुरुमूर्ति को दोबारा बुलाती है, और इस बार पुलिस थोड़ी सख्ती दिखाती है। पुलिस की सख्ती के सामने गुरुमूर्ति टूट जाता है, और फिर गुरुमूर्ति कहता है कि माधवी कहाँ है, ये जानने के लिए आपको मेरे घर जाना होगा। माधवी का सुराग ढूंढते ढूंढते गुरुमूर्ति के साथ पुलिस उस मकान में दाखिल होती है जहां जो कुछ हुआ था वो बेहद ही रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गुरुमूर्ति किचन के अंदर पुलिस वालों को ले जाता है, एक कुकर की तरफ इशारा करता है और कहता है कि कुछ दिन पहले तक माधवी जो है वो इस कुकर में थी। पुलिस वाले अजीब सी निगाहों से गुरुमूर्ति की तरफ देखते हैं। उसके बाद गुरुमूर्ति पुलिस वालों को बाथरूम ले जाता है और कहता है कि यहां से माधवी जो है वो उस कुकर के अंदर गई। पुलिस वालों को लगा कि ये शायद पागल हो गया है, और उसके बाद गुरुमूर्ति इन सबको एक झील के करीब ले जाता है जो कि उसी शहर में थोड़ी दूरी में थी, और कहता है कि गुरुमूर्ति कहता है कि माधवी कुकर से निकलने के बाद इस झील में आई थी। अब इतने में पुलिस जो है गुरुमूर्ति के कॉलर पकड़ती है और कहती है कि भाई तसल्ली से बता हुआ क्या था। अब जो गुरुमूर्ति बताता है उसे सुनने के बाद पुलिस वाले भी सिहर उठते हैं, कांप जाते हैं। गुरुमूर्ति बताता है, पुलिस वालों से वही कहानी रिपीट करता है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क था जो कि सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण एंगल था। गुरुमूर्ति कहता है कि पोंगल में मायके जाने के लिए माधवी से मेरी लड़ाई हो गई थी। माधवी को मैंने मना किया, मैंने कहा हर बार तो जाती हो, इस बार नहीं। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई कि दोनों के बीच हाथापाई होने लगी, और उस गुरुमूर्ति का हाथ आर्मी वाला था, तरीके से मजबूत हाथ, ताकतवर लोहे सा, और न जाने अनजाने में ही उसका हाथ माधवी के गले तक पहुंचता है, और वो इतना कस जाता है कि माधवी की जान निकल जाती है। इतना तक तो पुलिस को समझ में आता है, लेकिन इसके बाद जो कहानी उसने बताई वो खौफनाक थी। गुरुमूर्ति बताता है कि एक बारगी को तो मैं भी डर गया कि ये मुझसे क्या हो गया। सामने लाश पड़ी थी और मैं सोचता रहा कि अब क्या करूं। जिस इलाके में मैं रहता हूं इसे ठिकाने भी नहीं लगा सकता। पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी, जेल में ले जाएगी, जेल में क्रूरता होगी, पता नहीं क्या क्या होगा। ये सारी चीजें गुरुमूर्ति के दिमाग में घूमते रहती। और फिर इसके बाद गुरुमूर्ति के दिमाग में जो आया वो बेहद खतरनाक सोच थी। गुरुमूर्ति ने सोचा कि क्यों ना इस लाश के इतने टुकड़े किए जाएं जिससे कि इसे बाहर ले जाने में मुझे मदद मिले, कोई जाने भी ना। गुरुमूर्ति माधवी के लाश को बाथरूम में ले जाता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करता है। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद भी उसे यह लगता है कि मैं कब तक इन टुकड़ों को जो है लेकर जाऊंगा या फिर यहां इसको रखूंगा।
पूरे घर में और आसपास बदबू आ जाएगी। फिर उसका दिमाग में किचन में अचानक से एक कुकर नजर आता है उसे, और उसके दिमाग में खुराफात गूंजती है। गुरुमूर्ति उस शव के, उस लाश के टुकड़ों को छोटे छोटे काटने के बाद उसमें उबालता है कुकर में, और ऐसे कर करके उबालता, पॉलिथीन में डालता और जाके झील में फेंकता, और इतनी मात्रा में लेके जाता जिससे कि किसी को शक भी ना हो कि अंदर क्या है, ये हो कि शायद सब्जी वगैरह कुछ भी। लेकिन सबके जहन में और पुलिस वालों के जहन में यह सवाल कौन था कि आखिरकार हड्डियों का क्या हुआ? हड्डियां तो उबल नहीं सकती। अब इस बारे में गुरुमूर्ति ने जो बताया वो भी बेहद ही निहायत ही घटिया सोच सामने आई। घटिया भी नहीं कह सकते, एक विकृत सोच सामने आई। मूर्ति बताता है कि उसने हड्डियों को पहले संबल से तोड़ा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करे, उसको मिक्सी में पीसा और फिर उसे जाकर झील के बीचों बीच फेंक देता था। ऐसा कर कर 16 तारीख को जब इन दोनों की लड़ाई होती है तो 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक मूर्ति यही करता है। और फिर 18 तारीख को संयोग की बात है कि उसी दिन माधवी के माता पिता जो हैं वो पहुंच जाते हैं हैदराबाद, और तब तक लाश को ठिकाने लगा चुका था गुरुमूर्ति। और फिर उसके बाद जो कहानी मैंने बताई वो बिल्कुल वैसी ही थी। झूठ मूठ को सब कुछ जानते हुए मूर्ति जो है वो अब माधवी के माता पिता के साथ इधर उधर घूमता, माधवी को ढूंढता, एफआईआर भी दर्ज कराई, कहानी गढ़ी, और उसके बाद जो कुछ सच्चाई सामने आई उसके बाद से सब चौंक जाते हैं। हैदराबाद की इस कहानी ने सबकी रूह कपा दी, झकझोर दिया। आखिरकार इतना कैसे कोई गिर सकता है? आज के क्राइम की कहानी में इतना ही। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शुक्रिया।